हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आपका त्यौहार अच्छा गया होगा। आज हम जो दीपावली है उसके अवसर पर कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि होंगे हरियाणा जीके के और करंट जीके के। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करेंगे और मैं आपको साथ के साथ करंट अफेयर भी इन क्वेश्चन में ही कवर करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास सीईटी और जो एचटेट है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें मैंने लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और जो फिलहाल में जो करंट अफेयर चल रही है उसके हिसाब से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर का। क्वेश्चन है कि हरियाणा का नया मुख्य सचिव किसे बनाया जाएगा। तो हरियाणा का नया मुख्य सचिव किसे बनाया जाएगा। सुनील यादव, पंकज अग्रवाल, रणवीर सिंह या विवेक जोशी। तो फिलहाल तो हरियाणा का मुख्य सचिव कौन है। तो फिलहाल जो हरियाणा के मुख्य सचिव हैं वे हैं TVSN प्रसाद। TVSN प्रसाद हैं, लेकिन ये 31 अक्टूबर को आज ही इन क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे और कल से जो नए मुख्य सचिव होंगे वो पदभार संभाल लेंगे। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो जो नए जो हमारे बनेंगे वो बनेंगे विवेक जोशी। कौन बनेंगे, विवेक जोशी। और इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम। तो विवेक जोशी कल से अपना 1 नवंबर 2024 से अपना कार्यभार संभालेंगे और 2026 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके हिसाब से ये इसके बारे में हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए कि विवेक जोशी कौन है। तो जो विवेक जोशी रहेंगे वे 1989 बैच के IAS हैं। कौन है, 1989 बैच के IAS हैं। और इनको अभी स्टेट के हिसाब से जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं उन्होंने केंद्र से आग्रह करके इनको बुलाया है और अब ये बनेंगे TVSN प्रसाद की जगह हमारे मुख्य सचिव बनेंगे। इन्होंने फिलहाल जो ये केंद्र में अपने जो सेवाएं हैं वो दे रहे थे, लेकिन CM साहब के आग्रह पर अब ये CM के क्या बनेंगे, जो ये मुख्य सचिव बनेंगे और ये कल से अपना कार्यभार संभाल लेंगे। अब इसके बारे में पूछा जा सकता है, इनके बारे में कुछ फैक्ट जान ले। तो 1989 बैच के ये IAS अधिकारी रहेंगे और इन्होंने IIT रुड़की से क्या किया हुआ है, IIT रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है और इन्होंने PhD भी की हुई है इकोनॉमिक्स में और वो की है ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जिनेवा स्विट्जरलैंड से। तो ये 2-3 बातें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सब हेडक्वार्टर खोला जाएगा। अब हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में और इसके चेयरमैन हैं वर्तमान में, चेयरमैन कौन है, P राघवेंद्र राव। ये आपको ध्यान रखना है। P राघवेंद्र राव इसके वो रहेंगे चेयरमैन। P राघवेंद्र राव रहेंगे इनके चेयरमैन रहेंगे। और इसके सदस्य सचिव भी पूछा जा सकता है। सदस्य सचिव रहेंगे प्रदीप कुमार। कौन रहेंगे, प्रदीप कुमार सचिव रहेंगे सदस्य सचिव हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के। अब इसका हेडक्वार्टर तो है पंचकुला में। कहाँ पे है हेडक्वार्टर, लेकिन इसका मुख्यालय उप मुख्यालय खोला जाएगा। पंचकुला में है इसका हेडक्वार्टर, लेकिन जो हेडक्वार्टर है वो उप मुख्यालय कहाँ खोला जाएगा, वो खोला जाएगा गुड़गांव में। कहाँ पर, गुरुग्राम में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। जो फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है, उसका अध्यक्ष बनाया गया है घनश्याम सर्राफ को। ये आपको ध्यान रखना है, घनश्याम सर्राफ को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए एक प्रतिष्ठित आचार्य कुलम या पारंपरिक स्कूल बनाने की घोषणा की है। तो वो की है वैदिक संस्कृति को। तो इन्होंने जो हमारी पहले वैदिक परंपरा थी जिसमें गुरुकुल में छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे, उस संस्कृति को बचाए रखने के लिए, उस संस्कृति को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए पारंपरिक स्कूल बनाने की घोषणा की है। कि इन्होंने हमारे जो CM साहब हैं नायब सिंह सैनी ने, और इन्होंने इस संस्कृति को बचाने के लिए और इस संस्कृति को लोगों में फैलाने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए जो बाबा रामदेव है उनके साथ मीटिंग करके जो पारंपरिक स्कूल है उसको, गुरुकुल है उसको बनाने की योजना बनाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर रहेगा B। नेक्स्ट है, हरियाणा ने पराली दहन की समस्या से निपटने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो हरियाणा में जो पराली दहन की समस्या है उससे निपटने के लिए, जो पराली दहन से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने योजना शुरू की है, राज्य विशिष्ट योजना। कौन सी, राज्य विशिष्ट योजना की शुरुआत की है। और इस राज्य विशिष्ट योजना के तहत क्या किया जाएगा, इस राज्य विशिष्ट योजना के तहत जो किसान हैं उनको पराली को अन्य विकल्पों से, मतलब
खत्म करने के लिए अन्य अनेक विकल्प दिए जाएंगे, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन सिर्फ ये योजनाएं कागजों में बना दी जाती हैं। लेकिन किसानों को बोला गया है कोई भी किसान पराली को नहीं जलाएगा। अगर पराली जलाएगा तो कोई उसके ऊपर क्या होगी, FIR होगी और उसकी जो फसल है उसको पोर्टल पर 2 साल तक के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो ये राज्य विशिष्ट योजना है। ये जो दंडात्मक जो कार्रवाई ली गई है ये इसी योजना के तहत की गई है, ताकि जो प्रदूषण है उसको नियंत्रण किया जाए, जिससे पराली जलाने से हमारा जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और पराली के जो दहन में उसके लिए अन्य विशेष योजनाएं भी चलाई गई हैं कि सुपर सीडर्स, जिससे कि जो सुपर सीडर से जो बुआई की जाए, जिससे कि वो जो पराली है उसको वो मशीन है, सुपर सीडर मशीन है, उसको काट कर ज़मीन के अंदर मिला दे, जिससे कि वो अपघटित जल्दी हो जाए। तो ये बहुत से जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं, लेकिन किसानों के इसके तहत बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्योंकि जो किसान हैं उनके लिए सबसे बेस्ट विकल्प क्या था, पराली को जलाना, लेकिन सरकार ने उनके ऊपर जुर्माना ठोक दिया कि कोई भी किसान पराली नहीं जलाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश भर के 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को कितने लाख तक का मुफ्त इलाज देने की शुरुआत की गई है। तो ये आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। तो हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने ये शुरू की है। 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग हुआ तो उसके लिए ये शुरुआत की गई है। उसके लिए जो 5 लाख तक के जो बीमा है वो मुफ्त करने की घोषणा की गई है। और उसके तहत बहुत से लोगों को क्या आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बांटे गए हैं। ये आयुष्मान योजना के तहत ही है। ये आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड। पहले क्या था, पहले था कि जो भी बुजुर्ग जिनकी आय 1,80,000 से नीचे है वही इसका लाभ उठाते थे, लेकिन अब इसमें सभी बुजुर्गों को इंक्लूड कर दिया गया है। वो देश के किसी भी हिस्से से हों, किसी भी कोने से हों, किसी भी स्टेट के हों, तो उनको क्या 5 लाख तक की मुफ्त जो इलाज में जो छूट है वो देने की घोषणा की गई है। इस कार्ड के तहत आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड जो वितरित किए गए हैं उनके तहत उनको इसमें इलाज में छूट मिलेगी। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा में सबसे कम उम्र का मंत्री बने हैं। तो सबसे कम उम्र के मंत्री कौन बने हैं? अभी मैंने मंत्रिमंडल आपको टेलीग्राम पे भी डाल रखा है, नहीं तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रखी है। आप मंत्रिमंडल को अच्छे से कवर करना है, आपको मंत्रिमंडल पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ पे मंत्री पूछा है, वैसे विधायक नहीं पूछा है। तो मंत्रिमंडल में जो मंत्री है वो कौन बने हैं? वो बने हैं गौरव गौतम। इनके पास कौन सा मंत्रालय रहेंगे? गौरव गौतम के पास जो मंत्रालय रहेगा वो रहेगा खेल मंत्रालय। ये युवा है तो युवा मंत्रालय है इनके पास, खेल मंत्रालय और युवा मंत्रालय, और एक कानूनी मंत्रालय। लेकिन ये स्वतंत्र प्रभार नहीं रहेगा, ये CM के साथ अटैच रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। खेल मंत्री कौन रहेंगे? गौरव गौतम। और युवा मंत्रालय भी इनके पास रहेगा। विपुल गोयल के पास क्या रहेंगे? ये उद्योग और वाणिज्य मंत्री रहेंगे। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र फरीदाबाद रहेगा। और गौरव गौतम का निर्वाचन क्षेत्र पलवल रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा भी मैंने आपको मुख्य सचिव करवाया है। मुख्य सचिव कौन बनेंगे? विवेक जोशी। तो मुख्यमंत्री कौन है? श्री नायाब सिंह सैनी। गृह मंत्रालय भी किसके पास है? गृह मंत्री भी कौन रहेंगे? गृह मंत्री भी कौन रहेंगे? हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के पास है गृह मंत्रालय। और गृह सचिव पूछा जाए तो गृह सचिव को अगर पूछ लिया जाए कि गृह सचिव कौन है तो गृह सचिव कौन रहेंगे? गृह सचिव रहेंगे अनुराग। गृह सचिव पूछा जाए तो अनुराग रस्तोगी गृह सचिव हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और जो परिवहन मंत्री कौन रहेंगे? परिवहन मंत्री रहेंगे अनिल विज। और ऊर्जा मंत्री भी कौन रहेंगे? अनिल विज। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। आप धीरे धीरे याद करोगे तो आपको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य रवि की फसल पक जाने पर किया जाता है? लूर, गणगौर, धमाल या रतवाई? तो कौन सा नृत्य रवि की फसल पक जाने पर किया जाता है ये आपको बताना है। तो कौन सा नृत्य फसल पक जाने पर किया जाता है? तो फसल पक जाने पर जो नृत्य किया जाता है वो किया जाता है धमाल नृत्य। कौन सा? धमाल नृत्य। ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य भी यही रहेगा। हरियाणा का प्राचीन नृत्य भी रहेगा ये। और महाभारत काल से कौन सा नृत्य चला आ रहा है पूछा जाए तो भी धमाल उसका आंसर आएगा। तो जो यह नृत्य महाभारत काल के समय का नृत्य है। और ये जो नृत्य है ये खुले खेतों में चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे किया जाता है। क्या किया जाता है? ये फसल पक जाने पर चांदनी रात में खुले खेतों में जो सा नृत्य किया जाता है वह रहेगा धमाल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। धमाल नृत्य खुले आसमान में चांदनी रात में खुले खेतों में किया जाता है जब फसल पक जाती है। और लूर नृत्य क्या होता है? लूर का मतलब होता है लड़की या बालिका। और लूर नृत्य में क्या किया जाता है? प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। कई बार पूछ लिया गया ये क्वेश्चन, कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं? वो रहेगा लूर नृत्य। और ये लूर नृत्य कब किया जाता है? ये होली के अवसर पर किया जाता है। और ये विशेषकर बागड़ क्षेत्र में किया जाता है। बागड़ क्षेत्र में ये किया जाता है। और ये जो नृत्य है
ये जो नृत्य है ये सबसे पहले 1970 में गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहले 1970 में गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है ये गणगौर नृत्य। गणगौर नृत्य में गण का अर्थ होता है शिव, भगवान शिव, और गौर का अर्थ क्या होता है, पार्वती। तो ये भगवान शिव और पार्वती से संबंधित नृत्य है। तो कौन सा नृत्य पूछा जाए, भगवान शिव और पार्वती से संबंधित कौन सा नृत्य है, तो गणगौर। गण का अर्थ शिव और गौर का अर्थ माता गौरी या फिर पार्वती। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये राजस्थान के साथ लगते हुए जो सीमा के क्षेत्र है उसमें किया जाता है। अब ये रतवाई नृत्य। रतवाई नृत्य कहाँ पे किया जाता है, रतवाई नृत्य किया जाता है मेवात में। कहाँ पर, मेवात में। ये आपको ध्यान रखना है, मेवात में किया जाता है रतवाई नृत्य। और ये मेवात का प्रसिद्ध नृत्य रहेगा। और यह नृत्य दोनों पुरुष और स्त्रियां दोनों के द्वारा किया जाता है। मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्रियां दोनों के द्वारा किया जाता है। धमाल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और लूर नृत्य है, जो लूर का अर्थ होता है लड़की, इसमें प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। और कौन से नृत्य हैं, बुजुर्ग की मृत्यु पर कौन सा नृत्य किया जाता है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। तो खेड़ा नृत्य बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है, ये जींद साइड किया जाता है ये नृत्य, आपको ध्यान रखना है। एक छठी नृत्य है। छठी नृत्य कहाँ, बच्चे के जन्म के 6वें दिन। छठी नृत्य बच्चे के जन्म के 6वें दिन, जन्म के 6ठे दिन, बच्चे के जन्म के 6ठे दिन कौन सा नृत्य किया जाता है, छठी नृत्य किया जाता है। एक खेड़ा मैंने बताया बुजुर्ग की मृत्यु पर। एक होता है खोड़िया नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर। आपको पता होगा जब सभी लोग, लड़के की शादी होती है, सभी लोग बारात में चले जाते हैं, तो पीछे से जो महिलाओं द्वारा, ये महिला प्रधान नृत्य है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, खोड़िया नृत्य कहते हैं। और इस नृत्य को क्या कहते हैं, खोड़िया नृत्य को टूटा टोटी नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टूटा टाटी नृत्य भी कहा जाता है। आई होप आपको नृत्य लगभग क्लियर हो गए होंगे। एक घोड़ी नृत्य भी कब किया जाता है, घोड़ी नृत्य भी विवाह के समय किया जाता है। ये भी किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। सुहाग नृत्य भी विवाह के अवसर पर किया जाता है, लेकिन ये किसके द्वारा किया जाता है, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा। कौन सा, सुहाग नृत्य, जिसको लेडीज संगीत भी बोला जाता है, ठीक है, आपको ध्यान होगा। और तीज नृत्य तीज के समय सावन में किया जाता है महिलाओं के द्वारा। तो आई होप आपको नृत्य का जो चैप्टर वो लगभग कंप्लीट हो गया। हरियाणा में निम्न में किस स्थान पर गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे रहेगा। तो गिद्ध क्या कर देता है, एक बहुत ही खतरनाक जानवर होता है, पंजा मार देता है। तो इससे आपको ध्यान रहना चाहिए। पिंजौर में, कहाँ पे है, पिंजौर में रहेगा। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, पिंजौर में है। मोरनी में 3 है, तितर प्रजनन केंद्र, चिड़िया प्रजनन केंद्र, और एक हमारा फिशेंट प्रजनन केंद्र। ये तीनों कहाँ पे रहेंगे, मोरनी में रहेंगे। पिंजौर में गिद्ध प्रजनन केंद्र, और पंचकुला में और कौन सा रहेगा, पिंजौर में एक रहेगा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ये कुरुक्षेत्र में रहेगा। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे रहेगा, भोर सैदान कुरुक्षेत्र में रहेगा। और कौन सा, तीतर, चिड़िया, फिशेंट, एक रहेगा चिंकारा कई बार पूछा गया है। चिंकारा कहाँ पे रहेगा, कैरू भिवानी में। लेकिन चिंकारा और मोर आ जाए तो, मोर और चिंकारा आ जाए तो झाबुआ रेवाड़ी में रहेगा। ये लगभग मैंने सभी आपको कंप्लीट करवा दिए हैं प्रजनन केंद्र, यहीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। मोर और चिंकारा झाबुआ रेवाड़ी में, खाली अगर तितर आ जाए तो कहाँ पे, मोरनी में, चिड़िया आ जाए तो मोरनी में, फिशेंट भी मोरनी में। गिद्ध कहाँ पे रहेगा, गिद्ध रहेगा पिंजौर में। मगरमच्छ रहेगा भोर सैदान कुरुक्षेत्र में। ये सब प्रजनन केंद्र आपको ध्यान रहने चाहिए। लेकिन संरक्षण रिजर्व केंद्र भी पूछे जाते हैं। संरक्षण केंद्र केवल 2 ही हैं हरियाणा में। पहला है सरस्वती संरक्षण रिजर्व, ये रहेगा कैथल में। कहाँ पे रहेगा, कैथल में। एक बीरबारा, ये कहाँ पे रहेगा, जींद में। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये आपको इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है वो भी दो ही हैं पूरे हरियाणा में, 2 ही हैं, एक कलेसर और एक सुल्तानपुर को जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1991 में मिला था, इसको 2003 में मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन पर हाइड्रोजन के लिए प्लांट तैयार किया जा रहा है, तो किस रेलवे स्टेशन पर हाइड्रोजन के लिए प्लांट तैयार किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है जींद, रेवाड़ी, अम्बाला या कुरुक्षेत्र। तो जो रेलवे के लिए जो प्लांट तैयार किया जा रहा है वो आपको ध्यान रखना है जींद जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जो रेलवे हाइड्रोजन के लिए जो प्लांट है वो तैयार किया जा रहा है। यहाँ से पहली जो हमारी हाइड्रोजन से ट्रेन चलेगी, कहाँ से, जींद से। और जींद से ये कहाँ तक जाएगी, जींद से पानीपत तक चलेगी। अगर पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी पूछा जाए तो जींद से पानीपत तक चलेगी। और जींद हरियाणा की जो पहली ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चली, वो चली थी रेवाड़ी से दिल्ली। अगर दिल्ली नहीं आए तो रेवाड़ी टू रोहतक,
रेवाड़ी टू रोहतक तक चली थी और ये चली थी 1873 में। आपको ध्यान रखना है 1873 में चली थी पहली, जो हरियाणा की पहली ट्रेन। और जो हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन बोला जाए तो कौन सा रहेगा, रेवाड़ी रहेगा। और रेलवे स्टेशन का जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पर है, अम्बाला में है। तो पहली हाइड्रोजन के लिए जो प्लांट है वो जींद में तैयार किया जा रहा है। अगर पूछी जाए पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, जींद से पानीपत तक चलेगी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है तहरी पेंशन तहरे पास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो तहरी पेंशन तहरे पास योजना कब शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी 4 अगस्त 2015 को। 2015 में कुछ इंपॉर्टेंट और योजनाएं हैं, जैसे कि बेटी से संबंधित बहुत सी योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे पास जो प्रधानमंत्री हैं, जब शुरू में प्रधानमंत्री बने उस टाइम पे शुरू की थी 22 जनवरी 2015 को पानीपत से इसको शुरू किया गया था। और उस टाइम पर जो माधुरी दीक्षित जी थी वो भी आई थी, उनके साथ ब्रांड एम्बेसडर थी वहाँ से पूरे जो इंडिया की। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। और जो बेटी पढ़ाओ, फिर उसके बाद नारा बदला गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। तो ये चली 2018 में। कब, 2018 में। बेटी खिलाओ आ जाए तो 2018 में। फिर आपकी बेटी हमारी बेटी, आपकी बेटी हमारी बेटी, ये कब चली थी, ये चली थी 24 अगस्त 2015 को। 24 अगस्त 2015 को, ये आपको ध्यान रखनी है। मैंने 2015 की 3 योजना बताई। 24 अगस्त 2015 को आपकी बेटी हमारी बेटी, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर 2018 में चली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। और तहरी पेंशन तहरी योजना कब शुरू हुई, 4 अगस्त 2015 को। यहाँ से बहुत सी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब्दुल रहमान खान ने 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किया। ये स्टेट का इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, ये 1857 की क्रांति वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टेट से यहाँ मैंने प्रीवियस करवाए हैं, उसमें हर एक क्वेश्चन में हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो 1857 की क्रांति को आपको अच्छे से देख के जाना है। 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है झज्जर से वो किया था अब्दुल रहमान ने कहाँ से किया था, झज्जर से किया था। पटौदी से अकबर अली ने किया था, अकबर अली ने, आपको ध्यान रखना है। लोहारू से किसने किया था, लोहारू से किसने किया था, अमीनुद्दीन ने। अमीनुद्दीन ने लोहारू से किया था। झज्जर से किया था किसने, झज्जर से किया था ये ऊपर बता अब्दुल रहमान ने। अब पलवल से भी कई बार पूछ लिया जाता है, पलवल से किया था गफूर अली ने। गफूर अली ने, पल भर में क्या हो जाता है, फुर हो जाता है। और पानीपत से इमाम अली कलंदर ने, छोटा बच्चा अम को क्या बोलता है, पानी, इमाम अली कलंदर ने पानीपत से। और रोहतक से भी पूछा गया है कई बार, रोहतक से किया था बिसारत अली ने, बिसारत अली ने मैंने बहुत से बता दिया आपको। लोहारू से अमीनुद्दीन ने, पटौदी से अकबर अली ने, झज्जर से अब्दुल रहमान ने, और जो लोहारू से अमीनुद्दीन ने, और पलवल से गफूर अली ने, पानीपत से इमाम अली कलंदर ने, और रोहतक से बिसारत अली ने, और जो रेवाड़ी से राव तुलाराम ने। बहुत से मैंने बता दिया आपको, इन सबको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा में पुरुषों के द्वारा सर पर पहने जाने वाली टोपी को क्या कहते हैं, टोपी को क्या कहते हैं। तो सर पर पहने जाने वाली टोपी को क्या कहा जाता है, तो टोपी आया यहाँ पे। अगर पगड़ी आता तो आंसर अलग होता, यहाँ पे टोपी आया तो टोपी को मुरेठा कहते हैं। और अगर पगड़ी पूछ लिया जाए तो पगड़ी को खंडवा कहते हैं। तो हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को खंडवा और टोपी को क्या कहते हैं, मुरेठा। अब पाग क्या होती है, पाग होती है जो राजपूती पगड़ी होती है, राजपूत लोग जो पगड़ी पहनते हैं उसको पाग कहते हैं। और जो मारवाड़ लोग हैं, जो राजस्थानी लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं, जो पगड़ी पहनते हैं उसको पगड़ी ही बोला जाता है। और जो सैनिक ढंग की पगड़ी है, सैनिक ढंग की पगड़ी को क्या बोला जाता है, उसको साफा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साफा बोला जाता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो हरियाणा का जो प्राचीन स्थल है वो अग्रोहा बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन सा, अग्रोहा बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।